चलिए आज समझते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में चीजें स्क्रीन पर कैसे घूमती हैं, अपना आकार कैसे बदलती हैं। हम 2D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे के गणित को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, जो गेमिंग से लेकर इमेज एडिटिंग तक हर चीज की बुनियाद है। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है। इन सभी एक्शन के पीछे गणित के कुछ ऑपरेशंस का एक सेट काम करता है। इस विश्लेषण में हम इन्हीं ऑपरेशंस को एक एक करके बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि 2D ट्रांसफॉर्मेशन आखिर है क्या। फिर हम इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कि ट्रांसलेशन और रोटेशन को देखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे कि इन्हें मैट्रिक्स की भाषा में कैसे लिखते हैं, इन्हें आपस में मिलाते कैसे हैं, और अंत में कुछ एडवांस तकनीकें और एग्जाम के लिए कुछ जरूरी टिप्स पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन को आप ऐसे समझिए कि ये वो गणितीय नियम हैं जो किसी भी डिजिटल ऑब्जेक्ट की जगह उसके साइज या उसके एंगल को बदलते हैं। इसे आप कंप्यूटर ग्राफिक्स का इंजन ही समझ लीजिए। इस विश्लेषण में हम जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदलेगा लेकिन हमारा ग्राफ, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम वो अपनी जगह पर ही स्थिर रहेगा। चलिए अब सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अपना टूलकिट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान है ट्रांसलेशन। इसका सीधा सा मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना। गणित में हम बस ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट में कुछ वैल्यू यानी tx और ty जोड़ देते हैं और वो अपनी नई जगह पर पहुंच जाता है। हमारा अगला टूल है रोटेशन। ये किसी ऑब्जेक्ट को एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर घुमाता है। आमतौर पे ये पॉइंट ओरिजिन यानी 0,0 होता है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, जब हम पॉजिटिव एंगल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घूमना, यानी काउंटर क्लॉकवाइज। स्केलिंग का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट का आकार बदलना, यानी उसे जूम इन या जूम आउट करना। इसके लिए हम स्केलिंग फैक्टर्स Sx और Sy का इस्तेमाल करते हैं। अगर फैक्टर 1 से बड़ा है तो ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाता है, और अगर 1 से छोटा है तो छोटा हो जाता है। अब आता है हमारा आखिरी बेसिक टूल, शेयरिंग। ये थोड़ा अलग है। ये ऑब्जेक्ट को एक तरफ झुका देता है, जैसे किसी आयत यानी रेक्टेंगल को एक तरफ से धक्का देकर समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम बना दिया हो। ये बाकी ट्रांसफॉर्मेशन से इसलिए अलग है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के शेप को ही बिगाड़ देता है। अच्छा, अब इन सारे अलग अलग ऑपरेशंस को एक ही गणित की भाषा में कैसे लिखें, यही हमारा अगला सवाल है। यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आती है। देखिए, रोटेशन और स्केलिंग में हम गुणा कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसलेशन में तो हम सीधा सीधा जोड़ रहे हैं। तो इन सब को एक साथ एक ही तरीके से कैसे दिखाएं, क्योंकि सामान्य 2x2 मैट्रिक्स से तो ये काम नहीं हो पाएगा। और इसका जवाब है एक बहुत ही शानदार तरकीब में, जिसे कहते हैं होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स। हम बस अपने 2D पॉइंट x, y में एक तीसरा डायमेंशन जोड़ देते हैं, जिसकी वैल्यू हम 1 रख देते हैं। तो ये बन जाता है x, y, 1। और बस इस एक छोटे से बदलाव से हमारा सारा काम आसान हो जाता है और हम ट्रांसलेशन को भी मल्टीप्लिकेशन की तरह दिखा पाते हैं। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि अब ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग सब के सब एक ही तरीके से, यानी 3x3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से दिखाए जा सकते हैं। ये एकरूपता या यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़रूरी है, खासकर तब जब हमें कई ट्रांसफॉर्मेशन को एक साथ मिलाना हो। तो अब जब हमारे पास ये यूनिफाइड मैट्रिक्स सिस्टम है, तो चलिए देखते हैं कि इन टूल्स को मिलाकर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात, जब हम एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन को मिलाते हैं तो उनका क्रम यानी ऑर्डर सब कुछ बदल देता है। मैं फिर से दोहराता हूं, पहले रोटेट करके फिर ट्रांसलेट करना और पहले ट्रांसलेट करके फिर रोटेट करना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं और इनका नतीजा भी अलग होगा। और यहाँ ये अंतर बिल्कुल साफ दिख रहा है। देखिए, बाईं तरफ ऑब्जेक्ट को पहले ओरिजिन पर घुमाया गया और फिर उसे आगे खिसकाया गया, लेकिन दाईं तरफ पहले उसे आगे खिसकाया और फिर उसकी नई जगह पर उसे घुमाया गया। नतीजा देखिए, दोनों की फाइनल पोजीशन कितनी अलग है। चलिए अब इन बेसिक्स को इस्तेमाल करके कुछ और एडवांस चीजें देखते हैं जो असल जिंदगी के सिनारियों में बहुत काम आती हैं। मान लीजिए हमें किसी ऑब्जेक्ट को ओरिजिन के बजाय किसी और पॉइंट के चारों ओर घुमाना है, तो हम क्या करेंगे? हम 3 स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टेप 1, हम ऑब्जेक्ट को इतना खिसकाते हैं कि हमारा पिवट पॉइंट ओरिजिन पर आ जाए। स्टेप 2,
अब हम आराम से रोटेशन करते हैं और स्टेप 3 हम ऑब्जेक्ट को वापस उसकी पुरानी जगह पर खिसका देते हैं। रिफ्लेक्शन यानी किसी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज बनाना। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये असल में स्केलिंग का ही एक स्पेशल केस है। बस किसी एक एक्सिस पर स्केलिंग फैक्टर को -1 कर दीजिए और ऑब्जेक्ट उस एक्सिस के पार पलट जाएगा। बस हो गया रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर लाइन सीधी ना हो, यानी कोई मनमानी रेखा हो तो अब हम अपने सारे टूल्स को एक साथ काम पर लगाते हैं। सबसे पहले हम पूरी की पूरी सिस्टम को ट्रांसलेट और रोटेट करते हैं ताकि वो लाइन किसी एक एक्सिस पर आ जाए। फिर हम आराम से रिफ्लेक्ट करते हैं और आखिर में हम रोटेशन और ट्रांसलेशन को उल्टा करके सब कुछ वापस अपनी जगह पर ले आते हैं। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे फटाफट समराइज करते हैं और कुछ एग्जाम के लिए ज़रूरी टिप्स देखते हैं। ये टेबल सब कुछ एक नज़र में दिखाती है और यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि ट्रांसलेशन और रोटेशन रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। मतलब वो ऑब्जेक्ट के साइज या शेप को नहीं बदलते, जबकि स्केलिंग और शेयरिंग ऐसा करते हैं, वो ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर देते हैं। और हाँ, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बातें ज़रूर याद रखें। पहली बात, हमेशा अपना जवाब फाइनल मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। दूसरी, आपने कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन किस क्रम में लगाया है ये साफ साफ बताएं। और तीसरी, एक छोटा सा पहले और बाद वाला डायग्राम बनाने से कभी ना हिचकिचाएं। ये आपकी समझ को बहुत अच्छे से दिखाता है। तो अब हमारे पास 2D का एक पूरा टूल किट है। तो ज़रा सोचिए, इन्हीं सिद्धांतों ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग का इस्तेमाल करके 3D दुनिया में चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता होगा। असल में यही वो नींव है जिस पर आज के सारे कमाल के 3D ग्राफिक्स टिके हुए हैं।